Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 26th November 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about 76th National Constitution Day, Samvidhan Divas. Important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view. देखिए आज का दिन यानी कि 26 नवंबर भारत में नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। आज के दिन का सिग्निफिकेंस ये है कि इसी दिन को इन 1949 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया था। बाद में 26 जनवरी 1950 को इसको इफेक्ट में लाया गया। सो आप कह सकते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950, जिसको हम लोग रिपब्लिक डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। बट इस संविधान को अडॉप्ट कर लिया गया था 26 नवंबर 1949 को ही, और उसको फिर नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे की तरह सेलिब्रेट किया जाता है। आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को जब पढ़ेंगे तो वहाँ लास्ट पैराग्राफ में पाएंगे ये डेट मेंशन किया हुआ है दैट ऑन दिस 26th डे of November 1949 we do hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. तो 26 नवंबर का ये सिग्निफिकेंस है। लेकिन 26 नवंबर को नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे भारत में स्टार्टिंग से नहीं मनाया जाता रहा है। इस दिन को सेलिब्रेट करने का प्रोविजन स्टार्ट हुआ है साल 2015 में, जब मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने अनाउंस किया कि फ्रॉम नाउ ऑन वी विल बी सेलिब्रेटिंग 26 नवंबर ऑल्सो, और इसको नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे की तरह सेलिब्रेट किया जाएगा। तो सेलिब्रेशन 2015 से शुरू हुआ है, बट हम लोग काउंट करते हैं 1949 से ही। तो इस साल के सेलिब्रेशन को कहा जा रहा है 76th नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन डे। संविधान से जुड़ी कुछ बेसिक बातें, ये सब तो आप जानते ही हैं, बेसिक पॉलिटी के क्लासेस में आपको सिखाया जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज वन ऑफ द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। 22 पार्ट्स हैं इसके, एंड एवरी पार्ट इज रिचली इलस्ट्रेटेड, मतलब हर एक पार्ट को सजाया गया है विथ हैंड पेंटेड इमेजेस, इस तरीके के, विथ इलेबोरेट बॉर्डर्स। तो हर पार्ट को अच्छे से कार्विंग की गई है, उसमें हैंड पेंटिंग की गई है, इलेबोरेटेड बॉर्डर बनाया गया है। संविधान के 2 कॉपी बनाए गए हैं, ओरिजिनल इंग्लिश एंड हिंदी में, और जो ओरिजिनल कॉपी है उसको हैंड रिटन फॉर्मेट में बनाया गया है, कैलीग्राफी करके बनाई गई है। तो देयर आर 2 ओरिजिनल कॉपीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वन इन इंग्लिश अनदर इन हिंदी, एंड द ओरिजिनल कॉपी इज हैंड रिटन कैलीग्राफ, और उसके ऊपर उसके बॉर्डर पे पेंटिंग की गई है। अब जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी इंग्लिश की कैलीग्राफी की है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने, और हिंदी की कैलीग्राफी की है वसंत के वैद्या जी ने, और संविधान के पेजेस के ऊपर पेंटिंग इंग्लिश एंड हिंदी दोनों वर्जन में किया है नंदलाल बोस एंड हिज टीम। नंदलाल बोस बिलोंग टू शांति निकेतन, उन्होंने ही लेड हिज टीम, और उन लोगों ने पेंटिंग की है ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये 3 नाम आपको याद रखने हैं, कैलीग्राफर्स प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, वसंत के वैद्या, एंड पेंटिंग नंदलाल बोस एंड हिज टीम। आर्ट वर्क की बात की जाए, जैसे ये देखिए बॉर्डर हो गया, इसी की मैं बात कर रहा था पिछले पेज पे कि पेंटिंग की गई है जिसमें एक प्रॉपर बॉर्डर किया गया है, प्लस हर पार्ट के ऊपर कुछ इस तरीके से एक अलग अलग पेंटिंग भी बनाई गई है। तो जो पेंटिंग है वो अलग अलग पार्ट पे भारत के कल्चर को, इतिहास को रिप्रेजेंट करता है, राइट सिंस महाभारत रामायण से लेकर के इंडस वैली सिविलाइजेशन, सब कुछ रिप्रेजेंट करता है। इनफैक्ट भारत की ज्योग्राफी भी किसी किसी पार्ट में, जैसे कहीं पे डेजर्ट दिखाया गया है, कहीं हिमालय दिखाया गया, तो इस तरीके से जो पेंटिंग है वो भारत के इतिहास, भूगोल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। साथ ही साथ इलेबोरेट बॉर्डर्स भी हैं। इंपॉर्टेंट पेंटिंग्स किस पार्ट में क्या है वो भी थोड़ा समझ लीजिए। पार्ट 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट होने से पहले
द बुल सील ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन की पेंटिंग बनाई गई है। पार्ट 2 सिटीजनशिप वाले चैप्टर से पहले एक मेल एसेटिक यानी कि एक मेल साधु को दिखाया गया है इन मेडिटेटिव फॉर्म, तपस्या करते हुए एक मेल साधु को दिखाया गया है। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स में राम, लक्ष्मण एंड सीता की एक पेंटिंग दिखाई गई है, रिटर्निंग होम आफ्टर बैटल इन लंका। पार्ट 4 डीपीएसपी में सीन फ्रॉम महाभारत दिखाया गया है, वेयर डिस्कशन बिटवीन अर्जुन एंड कृष्ण हैज बीन डिपिक्टेड। पार्ट 5 में लॉर्ड बुद्धा को दिखाया गया है, सराउंडेड बाय हिज डिसाइपल्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स। पार्ट 6 में लॉर्ड महावीर द 24th जैन तीर्थंकर को दिखाया गया है। पार्ट 7 में एम्पेरर अशोका को दिखाया गया है। पार्ट 9 में किंग विक्रमादित्य कोट दिखाया गया है। पार्ट 15 में छत्रपति शिवाजी एंड गुरु गोविंद सिंह जी को दिखाया गया है। पार्ट 16 में रानी लक्ष्मीबाई को दिखाया गया है, एंड रानी लक्ष्मीबाई इज द ओनली फीमेल डिपिक्शन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। शी हैज बीन डिपिक्टेड अलॉन्ग विथ टीपू सुल्तान। महात्मा गांधी 2 बार दिखते हैं। दांडी मार्च दिखाया गया है, साथ ही साथ नोआखोली, बांग्लादेश में जो राइट्स हुए थे, उस टाइम में तो बांग्लादेश बना नहीं था, लेकिन आज़ादी के वक्त जो राइट्स हुए थे नोआखोली में, उसके सीन्स भी दिखाए गए हैं महात्मा गांधी के। प्लस पार्ट 19 में दिखाया गया है सुभाष चंद्र बोस जी अलॉन्ग विथ हिज आज़ाद हिंद फौज मार्चिंग अहेड। नेहरू जी का इमेज नहीं है संविधान के अंदर। पहले प्लान किया गया था कि नेहरू जी का भी इमेज डाला जाएगा, लेकिन बाद में ओमिट कर दिया गया, लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी का इमेज है इस तरीके से। इंपॉर्टेंट डेट्स विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, ये तो आपको पता ही होगा, फिर भी एक बार यहाँ क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। 9 दिसंबर फर्स्ट सेशन इन 1946, 9 दिसंबर को फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैपेंड। 13 दिसंबर ऑफ 1946 ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मूव्ड। 22 जनवरी 1947 ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन अडॉप्टेड। 22 जुलाई 1947 adoption of national flag and 24 January 1950 adoption of national anthem। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट मैकमोहन लाइन। इट इज इन न्यूज रिसेंटली। It is with respect to India-China relations, important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view। क्या है मैकमोहन लाइन? This मैकमोहन line is demarcation between Tibet autonomous region, which is currently under control of China, and अरुणाचल प्रदेश स्टेट ऑफ इंडिया। तो भारत के अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत के बीच की जो बाउंड्री डिमार्केशन है उसका नाम है मैकमोहन लाइन। इसको फाइनलाइज किया गया था 1914 में एज ए रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट बिटवीन ब्रिटिश इंडिया रिप्रेजेंटेटिव सर मैकमोहन एंड तिब्बतन रिप्रेजेंटेटिव्स। तो तिब्बत के रिप्रेजेंटेटिव्स और ब्रिटिश इंडिया के बीच में नेगोशिएशन का रिजल्ट है ये मैकमोहन लाइन। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब 1914 में मैकमोहन लाइन अग्री किया गया था ऑफिशियली एज ए रिजल्ट ऑफ शिमला कन्वेंशन, तो उसमें चाइना वॉज नॉट अ पार्टी टू दैट एग्रीमेंट। जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो चाइना की सरकार है, वो इसका हिस्सा नहीं थी। अब यही मेजर बोन ऑफ कंटेंशन है। चाइना अब कहता है कि हम शिमला एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं थे या शिमला कन्वेंशन का हिस्सा नहीं थे जहां पे मैकमोहन लाइन अडॉप्ट किया गया था, और इस कारण से वी रिफ्यूज टू आइडेंटिफाई लीगैलिटी ऑफ मैकमोहन लाइन। और चूंकि मैकमोहन लाइन हमारे लिए लीगली डिमार्केटेड नहीं है, तो इस कारण से चाइना क्लेम्स दैट अरुणाचल प्रदेश बिलोंग टू चाइना। ये जो टेरिटरी है वो ट्रेडिशनली चाइना का हिस्सा रहा है और इस कारण से अरुणाचल प्रदेश चाइना को दिया जाना चाहिए, ऐसा चाइना क्लेम करता है। तो अब ये अरुणाचल प्रदेश को लेकर के चाइना हमेशा एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करने की कोशिश करता है। चाइना की ये आप कह सकते हैं सलामी स्ट्रैटेजी का एग्जाम्पल है। सलामी स्ट्रैटेजी ऑफ चाइना क्या होती है? उसके अंतर्गत चाइना अपने जो नेबरिंग कंट्रीज हैं उनके ऊपर हमेशा ही दबाव बनाते रहता है, टेरिटोरियल डिस्प्यूट क्रिएट करके कि आपका ये वाला टेरिटरी ट्रेडिशनली हमारा होना चाहिए। तो अपने नेबरिंग कंट्रीज के ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है अपने टेरिटोरियल एक्सटेंशन करने के लिए।
ये स्ट्रैटेजी कही जाती है चाइना की सलामी स्ट्रैटेजी। तो आप कह सकते हैं कि चाइना की सलामी स्ट्रैटेजी का एक एग्जाम्पल हो सकता है डिनाइंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैकमोहन लाइन। अब यही कारण है कि जब भी अरुणाचल प्रदेश से जब लोग इंडियंस जाना चाहते हैं चाइना में, तो चाइना उनके पासपोर्ट को कभी कभार रिकॉग्नाइज करने से मना कर देता है। अरुणाचल प्रदेश तो चाइना का हिस्सा है, ऐसा वो कहते हैं। और इस कारण से इफ अ पासपोर्ट हैज बीन रिलीज्ड टू अ रेजिडेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चाइनीज गवर्नमेंट विल नॉट आइडेंटिफाई इट, ऐसा वो कर देते हैं। उसी से रिलेटेड ये करंट डेवलपमेंट है, आगे देखेंगे। पर थोड़ा ये भी समझ लीजिए कि चाइना आखिर किस ग्राउंड पे रिजेक्ट करता है मैकमोहन लाइन को। आखिर चाइना, एक बात तो यह है कि 1914 वाले एग्रीमेंट में चाइना वाज नॉट ए पार्टी टू इट, लेकिन फिर बाद में हुआ क्या, जब हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, फिर 1954 में हमने चाइना के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया, पंचशील एग्रीमेंट, विथ एन इंटेंशन कि चाइना के साथ अगर हमारे संबंध अच्छे होंगे तो फिर हम लोग वेस्टर्न कंट्रीज लेड बाय यूएस उनके डोमिनेंस से बच पाएंगे। तो ये विजन था नेहरू जी का, इसी को नाम दिया गया है एशियन सेंचुरी का विजन, कि अगर 20th सेंचुरी में चाइना और भारत कोलैबोरेट करेंगे तो 21st सेंचुरी में भारत और चाइना रूल कर पाएंगे, डोमिनेट कर पाएंगे ग्लोबल ऑर्डर को। गाइडेड बाय दैट आइडिया, इंडिया साइंड पंचशील एग्रीमेंट, 5 प्रिंसिपल एग्रीमेंट्स विद चाइना इन 1954। वही उसी टाइम में एक स्लोगन भी दिया गया था भारत और चाइना के बीच में कोऑर्डिनेशन को बेहतर करने के लिए। वो स्लोगन था हिंदी चीनी भाई भाई। तो ये पंचशील प्रिंसिपल्स, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर सोवरेनिटी, नॉन एग्रेशन, नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल अफेयर्स एंड इक्वालिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, ये सब तो मोटी मोटी बातें थी पंचशील प्रिंसिपल की। लेकिन पंचशील एग्रीमेंट में तिब्बत को लेकर के क्या लिखा गया, तिब्बत को रेफर किया गया, तिब्बत रीजन ऑफ चाइना। 2-3 बार तिब्बत का जिक्र आया इस पंचशील एग्रीमेंट में, और वहां पे तिब्बत को रेफर किया गया एज तिब्बत रीजन ऑफ चाइना। ये आज के स्ट्रैटेजिक एक्सपर्ट्स, इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भारत से एक भूल हो गई वाइल साइनिंग पंचशील एग्रीमेंट। भारत को कभी भी ओपनली आइडेंटिफाई नहीं करना चाहिए था कि तिब्बत इज पार्ट ऑफ चाइना। भारत ने ऐसे ओपनली माना भी नहीं कि तिब्बत इज पार्ट ऑफ चाइना, लेकिन वो पंचशील एग्रीमेंट में कुछ जगहों पे लिखा हुआ है तिब्बत रीजन ऑफ चाइना। तो इससे इम्प्लिसिटली ये इन्फर होता है कि भारत ने एग्री कर लिया कि तिब्बत चाइना का हिस्सा है। ऐसा अगर हम नहीं करते तो तिब्बत को हम हमेशा डिस्प्यूट कर सकते थे। वी कुड हैव डिस्प्यूटेड, यहाँ पे है तिब्बत एरिया, वी कुड हैव ऑलवेज क्लेम दैट नो तिब्बत की जो सोवरेनिटी है या लीगलिटी है दैट नीड्स टू बी डिस्कस्ड, एंड वी कुड हैव एटलीस्ट फोर्स्ड चाइना टू रिमेन लेस एग्रेसिव, या फोर्स चाइना टू रिमेन पैसिव एज फार एज बॉर्डर डिस्प्यूट इज कंसर्न। तो देखिए, ये सब तरीके होते हैं सामने वाले देश को प्रेशराइज करने के। जैसे हमारे जम्मू कश्मीर के लीगलिटी के ऊपर क्वेश्चन रेज करके ये हमारे ऊपर दबाव बनाते हैं, वैसे ही हम इनके ऊपर दबाव बना सकते थे तिब्बत रीजन के लीगलिटी को, की स्टेटस को लेकर के, कि नो योर लीगलिटी या योर कंट्रोल ओवर तिब्बत इज डिस्प्यूटेड। हुआ क्या था, जब चाइना की जो मॉडर्न या जो करंट रेजिम है चाइना की, दैट केम इनटू पावर इन 1949 अंडर माओ जेदांग, उस टाइम तक तिब्बत वाज एन इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस रीजन। बाद में 1959 में चाइना अटैक एंड कैप्चर्ड तिब्बत। तो हम लोग यहाँ पे एक तरीके से चूक गए। हम लोगों को नहीं लिखना चाहिए था तिब्बत रीजन ऑफ चाइना इन दिस पंचशील एग्रीमेंट। अगर हम ऐसा नहीं लिखते तो वी टिल डे कुड हैव क्लेम्ड दैट तिब्बत is an autonomous region. We could have maintained Tibet's status as a buffer state between India and China. So that was a strategic blunder as per experts of international relations in our time. That was a strategic blunder during Panchasheel agreement. लेकिन अब भारत अपने आप को किस तरह से डिफेंड करता है? How India justifies legality of मैकमोहन लाइन? हम कहते हैं कि देखिए, पंचशील एग्रीमेंट के बेसिस पे मैकमोहन लाइन की लीगलिटी को चैलेंज करना गलत होगा, क्योंकि क्रोनोलॉजिकली देखा जाए
पंचशील एग्रीमेंट बाद में आया है 1954 में, मैकमोहन लाइन पहले आ गया 1914 में एज ए रिजल्ट ऑफ शिमला कन्वेंशन। तो इस कारण से पंचशील एग्रीमेंट के प्रोविजंस विल नॉट अप्लाई ऑन शिमला कन्वेंशन, जहां पे मैकमोहन लाइन डिमार्केशन हुआ था। तो शॉर्ट में बात यह है कि भारत के अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत रीजन के बीच में जो बाउंड्री है मैकमोहन लाइन 1914 में फाइनलाइज हुई। जब ये बाउंड्री फाइनलाइज हो रही थी उस टाइम में चाइना इस एग्रीमेंट का हिस्सा नहीं था, और यही कारण है कि चाइना कहता है कि हम इस एग्रीमेंट को नहीं मानेंगे। और भारत से एक एक्स्ट्रा गलती हो गई, 1954 में हमने मान लिया कि हाँ तिब्बत चाइना का हिस्सा है, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली मान लिया पंचशील एग्रीमेंट साइन करते वक्त, जहां पे 2-3 जगह लिखा हुआ है तिब्बत रीजन ऑफ चाइना। तो इनडायरेक्टली हमने कंसीड कर दिया कि तिब्बत चाइना का हिस्सा है। तो अब चाइना कहता है कि अच्छा अगर तिब्बत चाइना का हिस्सा है तो फिर तिब्बत ने जो ऑटोनोमस तरीके से एग्रीमेंट साइन किया 1914 में वो तो वैलिड नहीं होना चाहिए। तो इस हिसाब से मैकमोहन लाइन वैलिड नहीं है, इस हिसाब से अरुणाचल प्रदेश हमारा है। हम कहते हैं भाई पंचशील एग्रीमेंट साइन हुआ 1954 में और मैकमोहन लाइन फाइनलाइज हुआ 1914 में, तो अगर हमने माना भी कि तिब्बत आपका है तो हमने माना है ये 1954 में। तो इसका मतलब हम मानते थे कि उसके पहले तिब्बत एक इंडिपेंडेंट रीजन था, और इसका मतलब 1914 में जो एग्रीमेंट साइन हुआ है तिब्बत और भारत ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में, वो एग्रीमेंट लीगल है। तो सारा मामला जो है वो 1914 एग्रीमेंट बिटवीन ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव एंड तिब्बत के बीच में साइन करने का है, उस एग्रीमेंट की लीगलिटी का है। उसी के बेसिस पे अरुणाचल प्रदेश का डिस्प्यूट क्रिएट करता है चाइना। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि नेहरू जी ने अगर कम से कम इतना ध्यान दिया होता कि तिब्बत जहां जहां पे भी मेंशन्ड है वहां पे ये हटवा देते, तिब्बत रीजन ऑफ चाइना हटवा देते, खाली तिब्बत रीजन रहने देते, तो अभी भी हम लोग कम से कम डिस्प्यूट कर सकते थे कि नो हमने कब माना कि तिब्बत चाइना का हिस्सा है। एंड दैट इज हाउ वी कुड हैव मेंटेन्ड तिब्बत स्टेटस एज ए स्ट्रेटेजिक बफर इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस रीजन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। अब जो मैंने बताया आपको कि चाइनीज लोग करते क्या है, चाइनीज गवर्नमेंट करती क्या है, दे डिस्प्यूट लीगलिटी ऑफ मैकमोहन लाइन एंड ऑन दैट बेसिस दे क्लेम कि अरुणाचल प्रदेश इज देयर ओन, और जो लोग हैं अरुणाचल प्रदेश के वो इंडियन सिटीजन नहीं चाइनीज सिटीजन है, और अरुणाचल प्रदेश के लोगों का जो पासपोर्ट है रिलीज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको आइडेंटिफाई करने से मना करते हैं। इसी से रिलेटेड ये करंट डेवलपमेंट है। एक इंडियन सिटीजन फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश हु इज लिविंग इन यूके फॉर लास्ट 15 ईयर्स, वो लेकिन है उनके पास इंडियन पासपोर्ट, अरुणाचल प्रदेश का एड्रेस लिखा हुआ। सी वेंट टू चाइना फॉर सम ऑफिशियल विजिट और व्हाट्सोएवर, वहां पे उनको 18 घंटे तक डिटेन किया चाइनीज ऑफिशियल्स ने। दे रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज हर इंडियन पासपोर्ट, क्लेमिंग कि अरुणाचल प्रदेश इज तो पार्ट ऑफ चाइना। ऑफ कोर्स इस पे इंडिया ने स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स दिया है कि आप जो भी कहना है कह लीजिए, अरुणाचल प्रदेश रिमेन्स इनएलिएनेबल पार्ट ऑफ इंडिया। और साथ ही साथ इनको 18 घंटे डिटेन करके चाइना की सरकार ने बहुत सारे इंटरनेशनल कन्वेंशंस विद रिस्पेक्ट टू एयर ट्रैवल वायलेट किए हैं, ऐसा भारत ने रिस्पॉन्ड बैक किया है। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट challenges faced by tea cultivators in Assam. Important from our syllabus GS पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू एंड GS पेपर 5 असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले देखते हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर टी कल्टीवेशन। देखिए टी के लिए टेम्परेचर जो चाहिए वो थोड़ा मॉडरेट चाहिए, 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में होना चाहिए। मिनिमम 13 डिग्री सेल्सियस, उससे कम टी टेम्परेचर टी गार्डन एरिया में टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। दिस इज द मिनिमम थ्रेशोल्ड लिमिट एंड मैक्सिमम 35 डिग्री सेल्सियस, मतलब मॉडरेट टेम्परेचर होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। नॉर्मली 20 से 30, लेकिन किसी एक्सट्रीम कंडीशन में भी 13 से कम नहीं और 35 से ज़्यादा नहीं। नाइट टाइम में राइज इन टेम्परेचर निगेटिवली अफेक्ट्स फ्लेवर एंड क्वालिटी ऑफ टी लीव्स। रात के टाइम में टेम्परेचर राइज ज़्यादा नहीं होना चाहिए। रेनफॉल भी अच्छा खासा चाहिए, 1500 मिलीमीटर टू 2500 मिलीमीटर। इनफैक्ट आसाम प्लांटेशन एरिया में तो रेनफॉल इससे भी थोड़ा ज़्यादा चाहिए बिकॉज ऑफ हाई इवेपोट्रांसपिरेशन। तो हमारे यहाँ पे प्लांट्स लूज लीव्स लूज मोर वाटर वेपर, तो इस कारण से यहाँ पे और ज़्यादा बारिश चाहिए। और
बारिश भी ऐसा नहीं है कि 1-2 महीने हेवी बारिश हो गई उससे काम चलेगा। द रेनफॉल शुड बी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड एटलीस्ट 8 to 10 months इन एन ईयर, वो ज़्यादा जरूरी है। एक बार में हेवी बारिश होने के बजाय रेनफॉल थोड़ा सा इवन डिस्ट्रीब्यूशन हो। हाई ह्यूमिडिटी भी चाहिए, एटमॉस्फेरिक कंडीशन में 70 to 90% ह्यूमिडिटी चाहिए। उससे कैसा है, लीव एक्सपेंशन एंड टेंडरनेस एंड हाई क्वालिटी फ्लेवर बना रहता है। सॉइल मॉइस्चर नीड्स टू बी हाइयर, सॉइल मॉइस्चर का रिटेंशन जरूरी है। एंड सॉइल थोड़ा सा एसिडिक साइड में होना चाहिए, पीएच लेवल 4.5 से 5.5 के बीच में होना चाहिए। साथ ही साथ सनलाइट भी चाहिए, लेकिन एकदम डायरेक्ट सनलाइट नहीं चाहिए, थोड़ा फिल्टर्ड सनलाइट चाहिए। फिल्टर्ड सनलाइट मतलब इस तरह के पेड़ वगैरह लगे हैं जिससे थोड़ा शेड से होते हुए सनलाइट आए, ऐसा सनलाइट चाहिए टी कल्टीवेशन के लिए। एलिवेशन लगभग 2000 मीटर के आसपास फ्रॉम द सी लेवल, दैट इज आइडियल, कंसिडर्ड आइडियल सो फार। ये जब एलिवेशन रहता है तो फिर टेम्परेचर मेंटेन कर पाना 20 to 30 इजी हो जाता है। अब देखते हैं चैलेंजेस फेस्ड बाय टी कल्टीवेटर्स इन असम। असम के अंदर तो आपको पता है असम इज द मेजर टी प्रोड्यूसर स्टेट इन इंडिया, और असम टी जो है वो भारत के लिए जो लार्जेस्ट या मोस्ट इंपॉर्टेंट टी ग्रोइंग रीजन है पूरे भारत के लिए। लेकिन अब असम टी इंडस्ट्री इज फेसिंग अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, इकोनॉमिक से लेकर के क्लाइमेट चेंज रिलेटेड चैलेंजेस, तो उनको एक एक करके देखते हैं। ये द हिंदू का अच्छा आर्टिकल है, आप चाहें तो खुद भी पढ़ सकते हैं। इट टॉक्स अबाउट चैलेंजेस फेस्ड बाय असम टी कल्टीवेटर्स। सबसे पहला है इकोनॉमिक चैलेंज, टी के प्राइसेस बढ़ नहीं पा रही हैं। पिछले 30 सालों से अगर आप देखें तो ईयर ऑन ईयर टी की प्राइसेस हार्डली 4 to 4.5% ऐसी ही बढ़ी हैं, यानी कि इन्फ्लेशन से थोड़ा कम ही है। द टी प्राइस राइज इन द ऑक्शन इज नॉट इवन मैचिंग द इन्फ्लेशन, तो रेट ऑफ रिटर्न फॉर द टी कल्टीवेशन इज डिक्लाइनिंग, इट इज ऑन द नेगेटिव साइड। साथ ही साथ कई सारे नए एक्सपोर्टिंग कंट्रीज आर ऑन द राइज, जैसे कि केनिया, श्रीलंका, एंड दे आर एबल टू एक्सपोर्ट चीपर टी एज कंपेयर टू असम टी, और इस कारण से इंटरनेशनल मार्केट में इंटेंस कंपटीशन देखने को मिल रहा है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑल्सो हैज गॉन अप बिकॉज ऑफ फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड एंड लेबर कॉस्ट गोइंग हाई। इन्वायरमेंटल कंडीशंस बदल रहे हैं, धीरे धीरे सॉइल मॉइस्चर रिड्यूस हो रहा है, और आपको पता है टी के लिए सॉइल मॉइस्चर ज़्यादा चाहिए। रेनफॉल जो है वो इरेटिक होता जा रहा है बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज। एक और मेजर कंसर्न देखने को मिल रहा है कि हमारे यहाँ पे जो टी बुशेज हैं वो काफ़ी पुराने होते जा रहे हैं। कुछ सालों के बाद टी बुशेज नीड्स टू बी रिमूव्ड और एकदम नए बुशेज लगाने चाहिए, बट हमारे यहाँ पे जो टी बुशेज हैं दे आर वेरी ओल्ड, और वही बुशेज से हर साल हम पत्तियां तोड़ते रहते हैं, नए बुशेज लगाते नहीं हैं। सो प्रोडक्टिविटी ऑफ द टी bushes in Assam is on the decline because of aging. They are now of older age than they should be. उनका जो इकोनॉमिक लाइफ स्पैन है वो हो चुका है कई सारे टी गार्डन एरियाज में, बट फिर भी हम लोग उन्हीं का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इस कारण से क्वालिटी ऑफ द टी इज ऑन द डिक्लाइन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इज क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट, जिसमें मेनली फोकस किया गया इस आर्टिकल में कि टी कल्टीवेशन वैसे भी एक क्लाइमेट सेंसिटिव इकोनॉमिक एक्टिविटी है, और अब क्लाइमेट चेंज का सीधा सीधा इम्पैक्ट टी कल्टीवेशन पे पड़ रहा है इन असम। टी प्रोडक्शन इज ऑन द डिक्लाइन, लगभग 10% तक तो प्रोडक्शन ऑलरेडी गिर चुका है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी एंड इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ये दो इंस्टीट्यूशन, ये ग्लोबल लेवल का इंस्टीट्यूशन, ये इंडिया लेवल का इंस्टीट्यूशन, दोनों ने स्टडी करके बताया है कि असम का जो टी गार्डन वाला एरिया है अपर असम में, वहां पे टेम्परेचर विल इंक्रीज अप टू 2 to 5 डिग्री सेल्सियस बाय 2050 विथ रिस्पेक्ट टू ईयर 1950। तो लगभग 100 साल में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर बढ़ने वाला है उस पर्टिकुलर रीजन में। जिस तरीके का वहां पर स्लोपी एरिया है, वी शेप्ड वैली वाला एरिया है, वहां पे 2 से 5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ेगा, और इस कारण से होगा क्या कि उस एरिया में फिर ट्री ग्रो कर पाना डिफिकल्ट हो जाएगा। 2080 तक, बाय 2080, ये कहते हैं, ये इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस बोथ वर्किंग इन द फील्ड ऑफ क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, दोनों कहते हैं कि 2080 तक आपको देखने को मिलेगा कि असम से टी कल्टीवेशन शिफ्ट होने लगेगा टू द हाइयर एरियाज, बिकॉज असम के अंदर टी कल्टीवेशन विल बिकम अनसुटेबल। इट विल शिफ्ट टू द हाइयर एरियाज लाइक हिल्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, दार्जिलिंग एंड कांगड़ा, क्योंकि असम वाले लैंडस्केप में ग्लोबल वार्मिंग होगी। बट जब अपर एरिया में शिफ्ट होगा तो वहां पे उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होगी,
टी की. सो देयर विल बी ट्रेड ऑफ विथ रिस्पेक्ट टू क्वालिटी इन फॉर्म ऑफ फ्लेवर एंड ब्रिस्कनेस. तो आसाम टी जो है वो आसाम टी होने के बजाय अब नागालैंड और अरुणाचल टी होने लगेगा, पहली बात तो. और दूसरा, क्वालिटी ऑफ टी विल ऑल्सो डिक्लाइन. ऐसा ये कहते हैं कि अगर कोई सिग्निफिकेंट स्टेप अभी नहीं लिया गया, सिग्निफिकेंट स्टेप इन द फॉर्म ऑफ एक्शन टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज. दूसरा, क्लाइमेट चेंज रेजिस्टेंट टी बुशेस अगर अभी नहीं लगाए गए, तो होगा क्या कि टी गार्डन जो है धीरे धीरे अपर एरियाज में शिफ्ट होंगे, टी की क्वालिटी खराब होगी, और जो असम का आइडेंटिटी है टी, वो धीरे धीरे डिमिनिश होने लगेगा. द लीगेसी ऑफ असम टी इज अंडर थ्रेट, ऐसा ये लोग कहते हैं. ये दोनों रिपोर्ट्स कहते हैं, आईपीसीसी की रिपोर्ट एंड आईआईटीएम की रिपोर्ट कहती है. तो क्लाइमेट चेंज का क्या इंपैक्ट हो रहा है स्पेशली ओवर असम ऑन असम टी, अगर ऐसा भी प्रश्न आए तो आप इस पॉइंट को इस्तेमाल कर सकते हैं. मेंस में काफी यूजफुल हो सकता है. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. ऐसा सवाल आपसे मेंस में पूछा जा सकता है. एनुमरेट द क्लाइमेटिक कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर टी कल्टीवेशन एंड चैलेंजेस फेस्ड बाय टी कल्टीवेटर्स इन असम एंड अडैप्टिव स्ट्रेटजी टू सस्टेन टी इकोनॉमी. सीधा सीधा ही प्रश्न है जो मैंने बताया है, उसके बेसिस पे आप इस सवाल को आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट द टर्म उबुंटू. उबुंटू उबुंटू प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, फैक्ट है, देख लीजिए. देखिए, जैसे भारत का ईथोस है ना, वासुदेव कुटुंबकम. तो जब हमने G20 समिट कराई थी 2023 में, तो वहां पे एक टैगलाइन हम इस्तेमाल करते थे, वासुदेव कुटुंबकम, वर्ल्ड इज वन ग्लोबल विलेज. वैसे ही साउथ अफ्रीका जब भी G20 समिट करा रहा है, तो उसकी एक फिलॉसफी है, हमारी जैसे फिलॉसफी है वासुदेव कुटुंबकम, उसकी एक फिलॉसफी है उबुंटू की. उबुंटू ऑल्सो इज वेरी सिमिलर टू द टर्म वासुदेव कुटुंबकम. इट सिंपली मीन्स कि वी लिव इन एन इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड, वी आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. उबुंटू मीन्स आई एम बिकॉज वी आर. हम सब हैं इसलिए मैं हूं. मतलब कोई भी इंसान अकेले नहीं रह सकता. इट इन अनदर वर्ड सेज दैट मैन इज अ सोशल एनिमल एंड वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवरसेल्फ एज वेल एज आवर सराउंडिंग. तो उबुंटू का मतलब यह है कि वी नीड टू टेक केयर ऑफ ह्यूमैनिटी. तो साउथ अफ्रीका का आप कह सकते हैं वासुदेव कुटुंबकम है उबुंटू. 2025 की जो G20 समिट हुई है वो साउथ अफ्रीका में हुई है. इट इज इन लाइन विद उबुंटू स्पिरिट. तो इस कारण से उबुंटू इज इन न्यूज हो सकता है, आपसे पूछ ले प्रीलिम्स में कि व्हाट इज उबुंटू. एक बात और याद रखिएगा कि अपार्ट फ्रॉम दिस साउथ अफ्रीकन फिलोसफी, उबुंटू इज ऑल्सो नेम ऑफ अ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम. OS भी है उबुंटू नाम का. इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. अफार रीजन, ट्रिपल जंक्शन एंड दिस हाईली गुबी वोल्केनिक एक्टिविटी, दोनों से रिलेटेड जो क्वेश्चन था, दोनों स्टेटमेंट सही हैं. INS माहे से रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट गलत थे. INS माहे इज नॉट द फर्स्ट एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप. ऐसा नहीं कि भारत का पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप है. INS माहे क्लास का पहला ये वॉरफेयर शिप है. एंड इट इज नॉट फॉर डीप ओशन, इट इज फॉर शैलो वाटर. सो दोनों स्टेटमेंट गलत हैं. GM क्रॉप से रिलेटेड दूसरा स्टेटमेंट गलत है. GM क्रॉप्स एंड GE क्रॉप्स आर रेगुलेटेड डिफरेंटली. भारत में इसका अलग अलग रूल है. GE क्रॉप के लिए थोड़ा सा लीनियंट रूल है, GM क्रॉप के लिए बड़ा स्ट्रिंजेंट रूल है. एंड डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन तो सीधा सीधा होगा ऑप्शन C. दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.